इस वीडियो के अंदर हमको गाला पेपर 1 से 6 एक क्वेश्चन नंबर 27 का अध्ययन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन बी में पूछा जाता है 2 मार्क्स में, और ये चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है। तो हमको देखो पहले पेपर में पूछा गया प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र की नाम निर्देशित आकृति बनाओ। बनाओ बोले यानी खाली बनाना है, फिर समझाना नहीं है। तो हमको आकृति बनाने का की खाली आकृति बनाकर नाम निर्देशन करना है। तो आकृति बनानी है केवल इसके अंदर। ये हमारा हो गया विक्र, ये विक्र हो गया। फिर यहाँ से हमको दोनों सिरों से मूत्र वाहिनी, ये हो गई मूत्र वाहिनी। और फिर ये हमारा हो गया मूत्राशय, और ये मूत्र मार्ग, और ये हो गया मूत्र द्वार। मूत्र द्वार ऐसी हमको आकृति बनानी है। और फिर यहाँ पर हमको बताना है पृष्ठ महाधमनी। पृष्ठ महाधमनी, इसमें से दो धमनियां विक्र में जाएंगी, जिसको विकीय धमनी बोलेंगे। और दूसरा आता है पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा, इसमें से 2 सिरा विक्र में जाएगी। ऐसी हमको नाम निर्देशित केवल आकृति बनानी है। 1 नंबर आकृति के होते, 1 नंबर नाम के, 2 नंबर मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ से दूसरा प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की क्रिया में जलीय प्राणी की तुलना में स्थलीय प्राणी को क्या लाभ है। तो देखो जलीय प्राणी जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जल में ऑक्सीजन कम घुली होती है, कम मात्रा में घुली होती है, जिसके द्वारा उनको बार बार श्वसन करना पड़ता है। बार बार श्वसन करना पड़ता है। जबकि स्थलीय जीव जो होते हैं वो वातावरण में से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण अधिक होता है, 21% है, यानी अधिक होता है, जिसके कारण इनको बराबर बार बार श्वसन नहीं करना पड़ता। बार बार श्वसन नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखने का कि बराबर जलीय प्राणी जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं, परंतु उसके अंदर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, इसलिए उनको बार बार श्वसन करना पड़ता है, यानी उनकी श्वसन दर अधिक होती है। दूसरा, स्थलीय जीव जो होते हैं वो वातावरण में से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और वातावरण में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, इसलिए उनको बार बार श्वसन नहीं करना पड़ता, तो उनकी श्वसन दर कम होती है। तो ये दोनों में लाभ है। दूसरा है अंतर पूछा है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन के अंत में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर लिखने का कि वायवीय श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन के अंत में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन के अंत में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 38 एटीपी, और अवायवीय श्वसन के अंत में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसको हम कणाभ सूत्र भी कहते हैं। तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कणाभ सूत्र में होती है। और अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। तो ये था हमारा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन के अंत में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन के अंत में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन के अंत में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। अगला है विक्राणु और कुपिका के बीच में तुलना करनी है। तो देखो, कुपिका जो है वो फुफ्फुस की रचनात्मक इकाई है। फुफ्फुस यानी फेफड़े की रचनात्मक इकाई है, पहला पॉइंट। दूसरा, विक्राणु जो है वो विक्र की रचनात्मक इकाई है। विक्र की रचनात्मक क्या है? इकाई है। कुपिका जो है वो फुफ्फुस की रचनात्मक इकाई है और विक्राणु जो है वो विक्र की रचनात्मक क्या है? इकाई। अच्छा, कुपिका में क्या होता है कि कुपिका में गैसों का श्वसन, गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। श्वसन गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जबकि विक्राणु में रुधिर के छनने की क्रिया होती है। छनने की क्रिया होती है। तो याद रखने का कि विक्राणु में रुधिर के छनने की क्रिया होती है। अच्छा, प्रत्येक फुफ्फुस में 15 करोड़ कुपिका होती है। प्रत्येक फुफ्फुस में यानी फेफड़े में 15 करोड़ क्या होती है? कुपिका। और प्रत्येक विक्र में क्या होता है कि 10 लाख विक्राणु होते हैं। 10 लाख विक्राणु होते हैं। तो ऐसा हमको दोनों की तुलना के 3-3 पॉइंट लिखने के रहते हैं। पहला समझ में आया कि यहाँ पर कुपिका जो है वो फुफ्फुस यानी फेफड़े की रचनात्मक इकाई है। विक्राणु जो है वो विक्र की रचनात्मक इकाई है। बराबर। कुपिका में क्या होता है कि श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी जो हवा में ऑक्सीजन है वो रुधिर में आती है और रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाती है? हवा में। बराबर। यहाँ पर क्या होता है? विक्राणु में रुधिर के छनने की क्रिया होती है, यानी कि बराबर रुधिर छन कर मूत्र का निर्माण होता है, यानी मूत्र निर्माण की क्या होती है? क्रिया। यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक फुफ्फुस में बराबर क्या होता है? 15 करोड़ कुपिका होती है और यहाँ पर प्रत्येक विक्र में 10 लाख विक्राणु होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्तनधारी प्राणी और पक्षियों में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन विहीन रुधिर दोनों मिलने नहीं चाहिए। देखो, स्तनधारी और पक्षियों में हृदय जो होता है वो चतुष्खंडी होता है। चतुष्खंडी होता है। हृदय कैसा होता है? चतुष्खंडी, यानी 4 खंडों का बना होता है। और शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिलने नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि स्तनधारी और पक्षी इनको उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए। और अधिक मात्रा में ऊर्जा क्यों चाहिए? शरीर का तापमान समान बनाए रखने के लिए। एक समान शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिलने नहीं चाहिए, यानी ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन रुधिर मिलने नहीं चाहिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, स्तनधारी और पक्षियों का हृदय चतुष्खंडी होता है, 4 खंडों का बना होता है। अच्छा, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए बराबर क्यों? क्योंकि शरीर का तापमान एक समान बनाए रखने के लिए, इसलिए शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिलने नहीं चाहिए। अगला है उत्सेचक यानी क्या? एंजाइम यानी क्या? तो जैव रासायनिक उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम यानी उत्सेचक कहते हैं। तो पहला हमारा उत्सेचक की परिभाषा हो गई, जैव रासायनिक
उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं, यानी उत्सेचक कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है? तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल पदार्थ में रूपांतर करते हैं, सरल पदार्थ में रूपांतर करते हैं। तो हमको याद रखा कि एंजाइम का कार्य ये है कि जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में रूपांतर करते हैं। दोनों प्रश्न समझो। उत्सेचक अर्थात क्या? उसका एक नंबर है, यानी जैव रासायनिक उत्प्रेरकों को एंजाइम यानी उत्सेचक कहते हैं। अब उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य ये है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में रूपांतरित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाए दो नंबर में, तो आपको पॉइंट वाइज उत्तर लिखना है और आपके पॉइंट एकदम सचोट होने चाहिए। अंतर पूछा है तो अंतर में लाइन खींचकर लिखना है। आकृति बनाने का बोला है तो आकृति पेंसिल से बनानी है और नाम निर्देशन भी बराबर पेंसिल से करना है। बराबर। तो इस प्रकार से अगर हम पेपर लिखेंगे पॉइंट वाइज, दो नंबर में 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना है। 4 पॉइंट से ज्यादा यानी कि बराबर हर में 4 पॉइंट, अगर अंतर है तो 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर, पर आप 3 लिखो तो भी चलेगा, पर ऐसे सचोट उत्तर लिखने हैं। तो इस प्रकार से अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट लिखना और ज्यादा लोगों को शेयर करना।